Unwall Pacific. Hello students. Today we are going to learn ionic equilibrium for MST series 2026. ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव को हमने कवर करा हुआ है, सॉलिड स्टेट कवर करा हुआ है, और आज हम आयोनिक इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम थियरी पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। फिर इसके अगले क्लास में हम इस चैप्टर के एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 23 के 24 के, वो वाला सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहले थियरी से। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम की थियरी पहले देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले देखो, इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इट इज़ द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस वेयर प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड द कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब एक किसी भी प्रोसेस की एक ऐसी स्टेज जहाँ पे उसका टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाता है, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम की जहाँ तक बात करें तो भाई ये पूरा का पूरा रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, और वो भी खास करके वीक इलेक्ट्रोलाइट में। हाँ ठीक है, चलो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। आई थिंक इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल होता है जिनको अगर आप प्योर वाटर में डालें या जिनको अगर आप पिघला दें, तो अगर वो जो सॉल्यूशन मिल रहा है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, so electrolyte are the substance whose in the molten state or its aqueous solution conduct electricity called electrolyte, या वो आयंस जनरेट करते हैं, उसे भी इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, द सब्सटेंस विच गिव राइज टू द आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर आपने उस मटेरियल को पानी में ऐड करा और पानी में ऐड करने पर वो आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट के स्टूडेंट दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजिंग कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ऐसा जैसे आपका NaCl है। ठीक है, आपका NaCl आपने पानी में डाला तो क्या कुछ भी बचता है क्या? तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरी तरीके से आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है पानी में, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, और जो सॉल्ट्स हैं, वो किसके एग्जांपल हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कंप्लीटली। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की स्टूडेंट बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट, द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट इन एक्वा सोल्यूशन आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो कि बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें भी दो टाइप आते हैं, एक आता है आपका वीक एसिड, एक आता है आपका वीक बेस। ठीक है, so strong acid, strong bases are the example of strong electrolyte, whereas a weak acid or weak bases are the example of weak electrolyte। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं। अच्छा, अब जैसे अगर स्ट्रॉन्ग, इसको डिसोसिएशन दिखाते कैसे हैं? मान लेते हैं स्टूडेंट कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल अगर NaCl है, तो NaCl है तो उसका डिसोसिएशन आप सिंगल एरो से दिखाओगे, NaCl Na प्लस एंड Cl माइनस। रिवर्सिबिलिटी का कोई भी चांस नहीं होता। जबकि अगर वीक एसिड की बात करोगे, जैसे अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है स्टूडेंट, तो CH3COH है, तो इसमें आप हमेशा डबल एरो का इस्तेमाल करेंगे। CH3COH है तो ये क्या होता है आपका? CH3COO माइनस और H प्लस। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन आप डबल एरो के थ्रू दिखाओगे, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सिंगल एरो से। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम लोग आगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। अब देखो, जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझ लेते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 होगा। हमेशा कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि देखो, आप जितना भी सॉल्ट ले रहे हो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जा रहा है। तो अगर एक ऐसा सॉल्ट है या एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कि 100% डिसोसिएट हो रहा है, वो तो फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, तो उसमें क्या होगा? जब 100% डिसोसिएशन, तो अल्फा इज ऑलवेज 1, क्योंकि पूरी तरीके से डिसोसिएट हो रहा है।
तो अल्फा क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सो आपको ना एमएसटी सीटी के लिए दो फॉर्मूले काम आने, अल्फा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। अगर आपने 100 मोल्स लिया था, उसमें से 10 मोल ही डिसोसिएट, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 10/100 विच इज इक्वल टू 0.1, ठीक है। परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखिएगा। परसेंटेज डिसोसिएशन अगर आपको निकालना है कि कितना परसेंट आपका सॉल्ट पानी में डिसोसिएट हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू 100। आप अल्फा निकालिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको परसेंटेज डिसोसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो, अब बात करेंगे स्टूडेंट एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेस, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं यहाँ पे। एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए देखो, पहले क्या था कि जो चीज़ खट्टी होती थी उसको एसिड बोलते थे, जिसमें कड़वाहट होती थी उसे हम बेस कह देते थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता और थियरीज डेवलप हुई, तो ये बड़ा लिमिटेड एक कॉन्सेप्ट था। तो एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे इस चैप्टर में 3 थियरी है, ठीक है। पहला आपका आर्रेनियस एसिड, आर्रेनियस बेस, ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। आर्रेनियस थियरीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थियरी एसिड क्या है? अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थियरी, पहले हम बात करते हैं आर्रेनियस थियरी की। देखो स्टूडेंट्स, तो अगर आप आर्रेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, देखो एसिड क्या? एसिड इज अ सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोजन एंड गिव राइज टू H प्लस आयन। एक ऐसा मटेरियल जो H प्लस देता हो, क्या देता हो एक्वस सॉल्यूशन में? जो जिसके पास H हो और H प्लस, जो H प्लस डोनेट करे उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक है। वो एसिड एग्जाम्पल के लिए आपका HCl हो गया। देखो HCl का ब्रेक डाउन बताया गया, वो H प्लस दे रहा है, Cl माइनस दे रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें CH3CH की, तो यहाँ पे देखो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? एसिटेट आयन और H प्लस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक हो गया। आगे देखते हैं। सो ये एसिड। और अगर हम बेस की बात करें, बेस, बेस क्या है? Base is a substance which donates OH minus ion in aqueous solution. Base is that contains OH group and produces hydroxide ion OH minus। देखो कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मेथनॉल है, इथेनॉल है, उसमें भी तो OH है। अरे भाई वो H प्लस डोनेट करता है, सो दैट बिकम स्लाइटली एसिडिक, जैसे CH3OH है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक नहीं, अल्काइल ग्रुप वाले के साथ जो OH अटैच है वो नहीं, मतलब ये जो NaOH है ये टूटेगा और Na प्लस देगा और OH माइनस देगा। लेकिन अगर CH3OH है, तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये CH3 प्लस और OH माइनस देगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है, याद रखना। आयोनिक में ऐसा होता है, अल्कोहल के ग्रुप में ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो कोवैलेंट बॉन्ड है, उतना आसानी से नहीं टूटेगा पानी में, और वो भी पानी में आपने डालना है, ध्यान रखना इस चीज को। सो आपका ये तो ये है आपका बेस, एसिड एंड बेस की थियरी। फिर आता है आपका लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियरी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी, समराइज कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी, एसिड इज अ सब्सटेंस विच डोनेट्स H प्लस आयन, बेस इज अ सब्सटेंस विच डोनेट्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेस की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉरी आर्रेनियस हो गया। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी या ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी करो, इसमें क्या होता है? Acid is a substance which donates H plus ion, but base is a substance which accepts H plus ion। मतलब एक H plus दे रहा है तो दूसरा H plus ले रहा है, ये थियरी होती है। तो याद रखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर हम इसको ऐसे समझें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, जैसे CH3COH प्लस H2O, CH3COH प्लस H2O। अब इसमें क्या होता है? CH3COO माइनस, ये क्या दे रहा है आपको? H3O प्लस, ठीक है। तो ये जो H प्लस इसको दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड। और H2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? H2 हो जाएगा बेस, H2 हो जाएगा बेस। और अगर आप उल्टा अगर आप देखेंगे तो ये H इसको देगा, सो दिस बिकम्स एसिड एंड दिस बिकम्स बेस। तो ये जो एसिड बेस है ये होता है आपका सिंगल प्रोटॉन का फर्क है, इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, आपने पढ़ा ही होगा वैसे।
दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सिमिलरली ये आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दूसरा है। तो सिंपली अगर पूछा जाए कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर इज डिफर बाय वन प्रोटॉन, इज डिफर बाय वन बाय सिंगल प्रोटॉन। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो एक प्रोटॉन का फर्क होता है। अगर हम एग्जांपल देखें, ये देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल दिया है, देखो यहाँ पे अगर आप देखो मैंने जो एग्जांपल लिखा था, तो H2O बेस बहुत सारे एग्जांपल, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम यहाँ देखें NH3 प्लस H2O, यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, ये H, सो अगेन ये H इसको देगा, सो दिस बिकम्स NH4 प्लस एंड OH माइनस। तो पानी यहाँ पे भी किसकी तरह काम कर रहा है, बेस। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये पानी ने H डोनेट किया है, तो पानी यहाँ पे क्या हो गया, एसिड, और ये हो गया स्टूडेंट बेस। ठीक है, तो पानी इस वाले रिएक्शन में बेस की तरह था, पानी इस वाले रिएक्शन में एसिड की तरह था। तो ऐसा मटेरियल जो ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे, उसे हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें। सो दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अगली जो थियरी है वो है लुईस थियरी, लुईस एसिड बेस थियरी। ठीक है, तो लुईस एसिड बेस थियरी की अगर हम बात करें, तो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस थियरी, Lewis base is a substance which donates lone pair of electron, whereas a Lewis acid is a substance which accepts lone pair of electron। ठीक है, ये देखिए आपका ये क्या, आपका NH3 इधर ये लोन पेयर इधर डोनेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका लुईस बेस। जो H प्लस है वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया लुईस एसिड। सो फर्स्ट वन इज लुईस बेस, दिस इज अ लुईस एसिड। याद रखिएगा इस चीज को। तो ये हो गया आपका लुईस एसिड, लुईस बेस थ्योरी। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ये मैंने देखिए एग्जांपल पहले आपको दे चुका हूँ, तो इसकी हम बात नहीं करने वाले। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, हाँ देखो ये क्या टॉपिक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। देखो इसको कैसे लिखते हैं, ये क्या आपका एसिड है, ये टूट के क्या दे रहा है, H प्लस एंड AH माइनस आयन। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या अगर आप एसिड ब्रेक डाउन करो तो सब क्या कहोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka is a dissociation constant of acid. So Ka, dissociation constant of acid, is equal to the concentration of the, देखो रिएक्ट प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को आपने ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को आपने नीचे लिखना है। तो ये क्या हो गया, H प्लस है A माइनस अपॉन H है। ठीक है, सिमिलरली तो आपको जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा नीचे लिखना है। सिमिलरली बेस के लिए भी, जैसे Ka is the dissociation constant of acid, Kb is the dissociation constant of base। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ की। ठीक है, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात करेंगे तो समझना पड़ेगा कि ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ है क्या, है ना। तो देखो डेरिवेशन आपके हमारे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि सीटी में डेरिवेशन नहीं पूछने वाला। याद रखिएगा, सीटी में डेरिवेशन नहीं पूछेगा। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ का सीधा फॉर्मूला देखेंगे। तो अगर हम वीक एसिड की बात करें, तो बेसिकली ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ देता क्या, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ ये बताता है, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज अल्फा एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर एसिड। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन जितना कम करेंगे एसिड का या बेस का, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतना ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन होता है अल्फा और सी में, और जबकि डायरेक्ट रिलेशन होता है अल्फा एंड वी में। यही आपका क्या है, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ है। ठीक है, सो याद रखिएगा, मतलब मेरा पॉइंट समझिए कि अगर आपके पास मान लो कि आपने पानी में एसिटिक एसिड डाला हुआ है, पानी में आपने एसिटिक एसिड लिया हुआ है। ठीक है, सो व्हेन यू इंक्रीजेस द वॉल्यूम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीजेस। सो दैट मीन्स
अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बट रूट ऑफ, अगर आप देखोगे रूट वाला टर्म लेना है, ठीक है, जबकि कॉन्सेंट्रेशन के क्या हो जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझे बात को? तो ये चीज़ है। और सिमिलरली फॉर, सो आपने ना सीटी के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी और अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाई वी। और एक और रिलेशन होता है जो आपने याद रखना है, एच प्लस, जैसे यहाँ पे देखोगे एच प्लस जो होगा, ये वाला इक्वेशन भी बहुत जगह काम आता है, एच प्लस इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी, ठीक है, अल्फा इंटू सी या अल्फा बाय वी, ये वाले दोनों इक्वेशन बहुत काम आते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं, एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। हाँ देखो, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पानी, देखो क्या होता है, पानी एसिड भी है बेस भी है, ठीक है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ये H2O है और ये भी H2O है, तो इसने H प्लस यहाँ दिया है, तो दिस बिकम्स H3O प्लस एंड दिस बिकम्स OH माइनस आयन। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही होता है ना, मतलब अगर अब मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊं, सो बिकम्स दिस बिकम्स K इंटू H2O का स्क्वायर, बट H2O इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट। तो इन दोनों का एक कंबाइंड कांस्टेंट ले लेते हैं, जिसे हम कहते हैं आपका इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख देंगे, KW, क्या लिख देंगे, KW, एंड KW इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सो KW is equal to KW is equal to, so this is the main formula, KW is equal to the concentration of H plus ion into the concentration of OH minus ion. The value of KW at 25 degrees Celsius is equivalent to 1 point into 10 to the power minus 14, ठीक है। सो दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयोनिक प्रोडक्ट भी बढ़ता है, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करेंगे स्टूडेंट पीएच स्केल की, किसकी बात करने वाले हैं, पीएच स्केल की। देखो पीएच स्केल क्या होता है, पीएच का मतलब होता है, देखो पीएच आपको आपके सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन देता है। पीएच क्या देता है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन देता है। पीएच वाला सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से समझते हैं, देखो जैसे एक पीएच स्केल होता है, आपको पता ही होगा, 0 से लगा के 14 तक, बीच में होता है 7, और ये 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब ये ज़रूरी क्यों होता है, देखो ये पता है आपकी, इसको इसकी थियोरी पता है, तो एग्जाम में सवाल कैसे आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 1 है, किसी सॉल्यूशन का पीएच कितना है, 2 है, तो इसका फ़र्क क्या होता है। तो इसमें डिफरेंस ये होता है कि जिस सॉल्यूशन का पीएच 2 है, जिस सॉल्यूशन का पीएच 1 है ना, सो दिस इज अ 10 टाइम्स मोर एसिडिक, pH is equivalent to 1, it is a 10 times more acidic than the solution having pH is equal to 2। सिमिलरली अगर pH की वैल्यू 3 है, pH की वैल्यू, तो ये 10-10 गुना कम होते जाता है, समझे बात को, एसिडिटी 10-10 गुना कम होते जाएगी, मतलब 1 से 2 जाओगे तो एसिडिटी जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम्स कम होता है, फिर 2 से 3 जाओगे फिर H प्लस क्या होता है, 10 टाइम्स कम होता है, फिर आप pH 3 से pH 4 की तरह जाओगे तो भी H प्लस क्या होता है, 10 टाइम्स कम होता रहता है। समझे बात को, पीएच को निकालने का जो फॉर्मूला है वो है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें जैसे पीएच को निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट, उसी तरीके से आप पीओएच भी निकाल सकते हो, पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, याद रखिएगा। अच्छा इसमें एक और चीज आती है, relation between pH and POH. So relation between pH and POH जो कि होता है 14, pH प्लस POH इज इक्वल टू ऑलवेज 14, ठीक है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि H प्लस
इंटू ओ एच माइनस आयन का प्रोडक्ट आपने देखा था, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मोल कितना था, 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप निकालोगे तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, पी एच प्लस पी एच इज इक्वल टू 14। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस इक्वल टू 10⁻⁻14। अगेन इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखते हैं अगला क्या है। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ जो रह गया डिस्कशन में कि भाई देखो, जो पीएच का स्केल है ना, याद रखना, 7 से कम है तो वो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है, अगर 7 है तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इस चीज़ को हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, और क्या है इसमें। ये तो हो गया पीएच स्केल। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की बात करते हैं। तो देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की बात, पहली बात को हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी सब्सटेंस को, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को पानी में ऐड कर रहे हो, पानी में ऐड करने पर अगर वो अल्कलाइन हो गया या एसिडिक हो गया, अगर ऐसा होता है तब आप बोलोगे कि हाइड्रोलिसिस हुआ है। अगर पीएच बदल रहा है देन द हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस। अगर पानी का पीएच, जैसे जो सॉल्यूशन पानी में अगर आपने डालने पर पानी का पीएच नहीं बदल रहा, फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl को ऐड करता हूँ, तो NaCl को ऐड करने पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस होता है। सो एट द एंड ऑफ द दिस सॉल्यूशन बिकम्स, सॉल्यूशन न्यूट्रल ही होता है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। तो हाइड्रोलिसिस का बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर आप अपने इलेक्ट्रोलाइट को पानी में ऐड कर रहे हो और पानी एसिडिक हो रहा है या अल्कलाइन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं उसे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो ये होता है। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच cations और anions और both ions of salt react with ions of water to produce acidity और alkalinity और sometimes even neutrality। न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस नहीं होती, याद रखना। अगर सॉल्ट के ऐड करने के पहले भी सॉल्यूशन न्यूट्रल और ऐड करने के बाद भी न्यूट्रल है तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं कहलाएगा जनरली, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना। अब सॉल्ट के ना कुछ टाइप्स होते हैं स्टूडेंट, उसकी बात हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हम थियरी को खाली एक समरी, पूरा इस पर डिस्कशन नहीं करने वाले, उसके खाली बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। देखो, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड, देखो हाइड्रोलिसिस, हाँ, तो पहला है आपका सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसका क्या मतलब होता है, तो आप एग्जांपल देखिए यहाँ पे, ये है आपका स्टूडेंट, एक मिनट, हाँ, हाँ, ये देखिए, ये है NaCl स्टूडेंट्स। NaCl को आपने पानी में डाला, उसने क्या प्रोड्यूस किया, HCl और NaOH, करेक्ट है। तो अगर आप HCl और NaOH, अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, तो दोनों साइड अगर आप देखोगे, द रिएक्शन, द प्रोडक्ट्स आर द सेम। दोनों साइड अगर आप देखोगे ना, this implies that neither the cation nor anion of the salt react with water or there is a no hydrolysis। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि H प्लस आपका OH माइनस आयन के बराबर है। तो यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। मतलब अगर इस तरीके का सॉल्ट है जो कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वो हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस नहीं करता। याद रखिएगा इस चीज़ को, वो हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि देखो, हाँ, जैसे HCl है, ये NaOH है प्लस वाटर, तो दोनों में रिएक्शन में देखोगे सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। चलो, फिर आता है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। देखो समझना है बस खाली आपको। तो एक ऐसा सॉल्ट है जिसको पानी में डालने पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस हो रहा है और वीक बेस प्रोड्यूस हो रहा है, करेक्ट है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा एसिडिक। क्या होगा सॉल्यूशन, एसिडिक होने वाला है आपका सॉल्यूशन, एसिडिक होगा, ये बात याद रखिएगा। अगर सॉल्ट ऑफ, क्योंकि H प्लस आयन डोमिनेट करेगा, H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन आय होगा वो आपके OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा स्टूडेंट, ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे इस पर, इस चीज़ को ना याद रखना, इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं।
फिर आता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऑब्वियसली इस प्रकार के सॉल्ट को जब आप पानी में डालोगे तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, बिकॉज दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, चलो अगला जो टाइप का सॉल्ट है वो ये है सॉल्ट ऑफ, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, देखो एग्जाम्पल्स याद कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल जो बुक में दिए गए हैं उनको ना मेमोराइज कर लीजिएगा, कौन कौन से ऐसे सॉल्ट्स हैं। जैसे अगर हम देखें यहाँ पे दिया था, हाँ ये देखो, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, KCl, KNO3। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस का कौन सा एग्जांपल है, CuSO4, अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम क्लोराइड। क्योंकि देखो देखो ना, अमोनियम क्लोराइड को पानी में डालोगे तो क्या होगा, HCl मिलेगा और NH4OH मिलेगा। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, NH4Cl इज अ वीक, NH4OH इज अ वीक बेस, ठीक है। इसी तरीके से वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब देख लीजिए यहाँ पे CH3COONA, CH3COONA को पानी में डालो क्या मिलेगा आपको, CH3COONA को अगर आप पानी में डालेंगे तो आपको NaOH मिलेगा और एसिटिक एसिड मिलता है, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। फिर अगले टाइप का सॉल्ट होता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब देखो ये बहुत सही है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जब आप मिलाते हो तो सॉल्यूशन, सॉल्ट ऑफ, जो ये वाला सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट होता है, पानी में डालने में पानी न्यूट्रल ही होता है और हाइड्रोलिसिस नहीं होता। तो क्या वीक एसिड और वीक बेस के साथ भी ये होगा, नहीं, वीक एसिड और वीक बेस के साथ ये होगा, इट डिपेंड्स कि कौन ज़्यादा वीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वीक एसिड और वीक बेस की बात करोगे तो यहाँ पे अगर एस के इज इक्वल टू के बी, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, तो सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, न्यूट्रल, सॉल्यूशंस बिकम न्यूट्रल। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू ज़्यादा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस की वैल्यू कम है, तो सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, ठीक है। और अगर इस तरीके का हो रहा है, dissociation constant of base is greater than dissociation constant of acid, the solution becomes, solution is basic, solution is basic, ठीक। सो ये होता है, तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोलिसिस। इसमें ज़्यादा कुछ, खाली टाइप ऑफ सॉल्ट याद रखिएगा, CET के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन की उम्मीद मत करिएगा, अभी जब सवाल हम करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन की। किसकी बात करने वाले हैं, बफर सॉल्यूशन की। देखो भाई, बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं, इस तरीके के सॉल्यूशंस हैं जहां पर जिसमें स्मॉल अमाउंट और जो अपने पीएच में जो चेंज होता है उसको रेजिस्ट करते हैं। अब बफर सॉल्यूशन और सॉल्यूशन विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क है या कोई दूध है, अगर आपने गर्म करके रख दिया 8-9 घंटे के बाद वो खट्टा खटास आ जाती है, क्योंकि पीएच उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एसिडिटी उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जैसे अचार है, 2-2 3-3 महीने चलता है, क्यों, इट्स अ काइंड ऑफ बफर सॉल्यूशन। ब्लड है, बफर सॉल्यूशन है, ब्लड का पीएच नहीं बदलता, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका पीएच कभी ना चेंज हो या अपने चेंज होता है बहुत बहुत टाइम लेगा, तो कोई अपने पीएच में होने वाले किसी भी चेंज को अगर वो रेजिस्ट करता है तो वो क्या है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड, ठीक है। तो डेफिनेशन, ड्रास्टिक टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इसमें 2 बातें हैं, देखो एक होता है आपका एसिडिक बफर, एक होता है आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिक बफर की। इट इज द सॉल्यूशन, देखो डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड कंटेनिंग, it is a solution of weak acid containing salt of weak acid with small amount of strong base, with small amount of strong base, ठीक है। so a solution containing a weak acid, its salts with strong base is called acidic buffer, ठीक है। एग्जाम्पल है CH3COH and its salts such as CH3COH। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला स्टूडेंट दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। सो ये फॉर्मूला कहाँ पे काम आएगा, ये फॉर्मूला बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने में काम आता है, बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने में काम आता है स्टूडेंट, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट बेसिक बफर। सेम बेसिक बफर क्या होगा, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल है आपका NH4OH एंड NH4Cl का जो कॉम्बिनेशन, NH4OH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट्स अ वीक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, इट इज द सॉल्ट ऑफ
इट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस, ठीक है, इज अ बेसिक बफर सॉल्यूशन, इसका भी फॉर्मूला है। ये जो इक्वेशन है इसे कहा जाता है हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हेंडरसन हेजलबर्ग का इक्वेशन, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट, इसमें ना आपको बफर एक्शन करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट नीडेड फॉर एमएसटीसीटी। किस तरीके से मेंटेन करता है वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वो नहीं पूछने वाला। एमएसटीसीटी की थियोरी में से फॉर्मूलाज पे फोकस करिएगा, थोड़ा बहुत थियोरी पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। ये बात ध्यान देना। देखो अगर आपको समझना, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बफर एक्शन है क्या। तो अगर मैं एसिडिक मतलब ये समझते हैं हम, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एमएसटीसीटी, उसको खाली समझ लीजिए। तो एसिडिक बफर क्या होता है? इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। तो सबसे पहले वीक एसिड का डिसोसिएशन ऐसे लिख लीजिए। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये। तो CH3COH इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रोड्यूसेस CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक हो गया। अब इसी में हम क्या ऐड करते हैं? इसका सॉल्ट जो कि है CH3COONA, ये हो जाएगा आपका CH3COO माइनस, और ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट Na प्लस। अब होता क्या है कि अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा है 11th का, तो उसमें एक प्रिंसिपल था जिसे कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टूडेंट क्या कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में, स्टूडेंट क्या, कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो आप उस पर जो भी इफेक्ट डालेंगे सिस्टम उसका एग्जैक्टली रिवर्स करता है, इसका या उसका एग्जैक्टली रिवर्स या फिर अपोजिट करता है, मतलब इफेक्ट दिखाता है। अब देखो हो क्या रहा है, जैसे ही इस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मतलब ये वाला सिस्टम, इसमें आपने ये ऐड किया, तो आपके सॉल्यूशन में तो एसिडेट आयन पहले से ही था ना, तो आपने एसिडेट आयन क्योंकि पहले से ही था, और आपने जब सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक डाला, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड डाला, तो एसिडेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो एसिडेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को? कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, याद रखिएगा। तो सॉल्ट ऐड करने से क्या हुआ, जो एसिड वीक था ना वो और वीक हो गया, ये बात है। अच्छा, अब जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उसकी वजह से जो H प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो इसका मतलब है पीएच क्या होता है, बढ़ता है। H प्लस का अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। अपने फॉर्मूले से याद रखिएगा इस चीज को। तो स्टूडेंट देखो अब क्या है यहाँ पे, तो इसको हम सॉल्व करने के, इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर देंगे, थोड़ा सा। तो ये क्या देगा, सॉरी, बेस ऐड कर देंगे NaOH। अब ये सॉल्यूशन में जाके क्या करता है, ये Na प्लस और OH माइनस प्रोड्यूस करता है। नाउ दिस OH माइनस इज रिएक्ट विद दिस H प्लस, so when OH minus ion reacts with H plus, the concentration of H plus decreases। तो इक्विलिब्रियम को ये बात ही पसंद नहीं आती, तो सिस्टम क्या करता है, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। अब देखो हो क्या रहा है, ये जो सॉल्ट आपने ऐड किया इसने इक्विलिब्रियम को पीछे की तरफ मूव किया, और ये जो एसिड आपने ऐड किया इसने इक्विलिब्रियम को आगे की तरफ मूव किया। तो इक्विलिब्रियम एक एक पीछे की तरफ मूव करने की कोशिश, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, और एक बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करने की कोशिश कर रहा है। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, और बफर सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, वो भी मेंटेन होगा, मतलब पीएच चेंज नहीं होगा। यही है बफर एक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। By addition of small amount of either strong or strong base on dilution, the pH of buffer solution does not change appreciably by addition of, हाँ ठीक है, ये तो हो गया। एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं आगे। कुछ एप्लीकेशन है बहुत सारे, जैसे इन बायोकेमिकल सिस्टम पीएच ऑफ ब्लड, हाँ मैंने आपको बताया वो इतना ही होता है, ठीक है, ये हमेशा मेंटेन होता है। अगर इतना भी चेंज आ गया तो डेथ हो जाएगी इंसान की। फिर आता है आपका एग्रीकल्चर। The soil gets buffered due to the presence of salts such as carbonate, bicarbonate, phosphate, and organic acid. The choice of fertilizer depends upon the pH. इंडस्ट्री में यूज़ है, मेडिसिनल यूज़ है, ठीक है, इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स यूजेस।
अब हम बात करेंगे स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। किसकी बात करने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखो एक मिनट स्टूडेंट यहाँ देख लेते हैं। चलो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देख, एक मिनट। चलो स्टूडेंट अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बहुत देखो सॉल्युबिलिटी से बात कर सॉल्युबिलिटी के पहले हम डिस्कस करेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के बारे में, ठीक है। तो जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है वो क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट किसे कहते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मान लेते हैं कि मैंने एजी से एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे बेरियम सल्फेट है, सिल्वर क्लोराइड है। तो अगर आपने इनको 100 ml पानी में डाला ना, तो इनकी बहुत ही कम क्वांटिटी पानी में डिसॉल्व होती है। मतलब अगर आप 10 ग्राम के आसपास ले रहे हो तो हार्डली 1-2 ग्राम डिसॉल्व होगा, बाकी अनडिसॉल्व हो जाता है। तो कम डिसॉल्व होता है, इसका ये मतलब है क्या, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं। अगर 1 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है ना, तो पूरी तरीके से डिसोसिएट भी हो रहा है। सो स्पेरिंगली सॉल्ट सोल्यूबल सॉल्ट की जो डिसोल्यूशन है वो कम होता है, ठीक है ना। उसका डिसोसिएशन से कोई लेना देना है, दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कौन कौन से ऐसे सॉल्ट है, जैसे AgCl है आपका, हाँ पाउडर्ड AgCl है, बेरियम सल्फेट है। तो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम हम कैसे देखो देखो यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आता है वो समझते हैं। ये देखो, अब क्योंकि बहुत ही क्योंकि ये बहुत ही कम डिजोल्व होता है, तो इसीलिए AgCl की सॉल्युबिलिटी हम ऐसे दिखाएंगे, AgCl सॉलिड इज एन इक्विलिब्रियम कंडीशन विद Ag प्लस एंड Cl माइनस। यही बना होगा ना। फिर अगेन इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। सो K इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे, ठीक है। अब ये जो AgCl का कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये इधर ले लेंगे, और अगेन ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl का कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए ये हो जाता है क्योंकि बहुत ही कम डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। तो दो कांस्टेंट है एक ही इक्वेशन में, ये ये भी इधर ले ले तो कांस्टेंट हो गया। AgCl को हमने K डैश लिख लिया, तो K इंटू के डैश, सो दैट इज नोन एज K इंटू के डैश कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, सो KSP इज इक्वल टू Ag प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। याद रखना। तो अगर जैसे कोई दूसरा सॉल्ट भी है, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा सॉल्ट है कि जैसे बेरियम सल्फेट है, ठीक है। सो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको ये क्या देगा आपको, बेरियम 2 प्लस एंड सल्फेट माइनस, दिस इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स, एक मिनट। हाँ ये देखिए, सो आपका ये क्या हो जाएगा, सो के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेरियम आयन एंड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। याद रखिएगा इस तरीके से होता है। तो मान लो स्टूडेंट कि ये वाला सॉल्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 थ्राइस, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 aluminium 3 प्लस 3 सल्फेट आयन। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, KSP इज इक्वल टू एल्यूमिनियम आयन पावर में 2, सल्फेट आयन यहाँ पे आएगा पावर में 3, ठीक है क्वेश्चन। सो इस तरीके से लिखा जाता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये तो हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। ये सब दीज आर द एग्जांपल्स। फिर आता है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसके पहले मोलार सॉल्युबिलिटी वाला फॉर्मूला देखो स्टूडेंट, एग्जाम में ना मोलार सॉल्युबिलिटी निकालने को आता है। तो मोलार सॉल्युबिलिटी इज इक्विवेलेंट टू सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर अपॉन मोलार मास इन ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर निकालने को आएगा, तो बस मोलार सॉल्युबिलिटी को मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाता है, ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ऐसे जैसे ये देखिए कैल्शियम फॉस्फेट है, इज इन देखो यहाँ पे इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन विथ 3 calcium 2 प्लस 2 फॉस्फेट आयन, ठीक है। इस तरीके का इसका इक्विलिब्रियम होगा।
तो रिलेशन मैं खाली करके बता देता हूँ क्या है। तो आप कैल्शियम 2+ की जगह लिखेंगे एस, यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये 3 है, यहाँ पे क्या लिखोगे 3s, यहाँ पे 2 क्या लिखोगे 2s, ठीक है। सो व्हेन यू राइट फॉर्मूला फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो क्या आएगा आपका, कैल्शियम 2+ के पावर में 3 और फॉस्फेट आयन के पावर में 2, ठीक है। तो कैल्शियम की जगह स्टूडेंट पूरा 3s आएगा, 3s का क्यूब, और फॉस्फेट की जगह पूरा 2s आएगा, 2s का स्क्वायर। 3 3 9 3 27s³ इंटू 4s² तो ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट 108 आई थिंक, ठीक है ना। और एस, ये s टू द पावर 5, ठीक। सो ये देखो अब इस इक्वेशन में क्या किया हमने, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को सॉल्युबिलिटी से रिलेट किया, ठीक है। ये इस तरीके का फॉर्मूला आता है। आगे अगेन कुछ और एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे PbI2 है तो Pb2 + 2i-, तो आपने ना एक मिनट जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, Ksp = x y s टू द पावर y विच इज इक्वल टू x टू द पावर x y टू द पावर y s टू द पावर x + y, ठीक है। सो ये है आपका रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आता है स्टूडेंट कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ये क्या है स्टूडेंट, देखिए। सो जैसा कि आपने सीखा, एक है आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट। अगर आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, क्या आयोनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है, तो क्या होता है आपके सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा। इसको प्रॉब्लम के थ्रू समझना पड़ेगा। अगर आयोनिक प्रोडक्ट कम है और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे, इफ आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देख लीजिए एक मिनट, ionic product is greater than solid product, the solution is super saturated, hence the precipitation of the compound will occur। याद रखना इस कंडीशन को। अगर दोनों बराबर है तो सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। आईपी अगर कम है केएसपी से तो सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड एंड प्रेसिपिटेशन विल नॉट अकर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस बात को ना ध्यान में रखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है इस चैप्टर की पूरी पूरी थियरी। आगे सिर्फ एक कॉमन आयन इफेक्ट है जो हमने करा हुआ है। अब हम इसके जो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है जो आएगा उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, पिछले पार्ट में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के पे थियरी पे डिस्कशन किया था। अभी हम इसके कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि एमएसटी सीटीएम ना किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 23 के कुछ क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है। तो आइडेंटिफाई बेस टू, अब जैसे यहाँ पे देखिए, एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ। सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई बेस टू फॉर द फॉलोइंग अकॉर्डिंग ब्राउनस्टेड लॉरी थियरी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, आइडेंटिफाई बेस टू फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड लॉरी थियरी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सो ये H+ अपना यहाँ दे रहा है, करेक्ट है। सो दिस बिकम्स एसिड, दिस बिकम्स बेस। तो अगर ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा एसिड, एंड अगर ये एसिड है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेस। तो आंसर इज सी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर नॉट डिफाइंड एज एन एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थियरी के हिसाब से कौन एसिड बेस यहाँ पे नहीं है, फटाफट देखो। आर्हेनियस थ्योरी में एसिड वो होता है जो H+ दे और बेस होता है जो OH- दे, करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे आपका OH है, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है। सो द करेक्ट आंसर AlCl3NH3। ये ना ये H+ देंगे ना ये OH- दे पाएंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, व्हाट इज द H+ इन 0.1 मोलर ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ये देखो, अब ये वाला प्रॉब्लम है दिया हुआ है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। सबसे पहले ना आपने देखो, सबसे पहला काम है कि आपको तोड़ के ना इक्वेशन को लिखना है, और यहाँ से आप पहले OH- को देखो, इसको इस तरीके से करेंगे, बेरियम OH ट्वाइस, ठीक है। बेरियम OH ट्वाइस
is in a reversible condition with बेरियम 2+ एंड द 2OH माइनस आयन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बेरियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.1, सो दिस बिकम 0.1, दिस ऑल्सो बिकम 0.1, बट ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1 विच इज बिकम्स 0.2। तो यहाँ पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट आ गया है जो कि है 0.2। ठीक है, सो OH माइनस आयन इज इक्वल टू 0.2। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, व्हाट इज द H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। तो इस पे क्या यूज़ किया जा सकता है फॉर्मूला, तो देखो, सो के डब्ल्यू इज ऐसे कर सकते हो, H प्लस इंटू ओ एच माइनस आयन। ठीक है, के डब्ल्यू आपको पता है कितना होता है, के डब्ल्यू है आपका स्टूडेंट 10⁻⁻14। H प्लस निकालना है और ओ एच माइनस आपको दिया गया है 0.2, तो H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 अपॉन 0.2। ठीक है, अपॉन 0.2। सो ये कितना आना चाहिए आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली, सो दिस बिकम्स 0.2। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 10⁻⁻14 2 इंटू 10⁻⁻2, सो 1/2 इंटू 10⁻⁻14 ऊपर जाएगा 10⁻⁻13, 0.5 इंटू 10⁻⁻13, 5 इंटू 10⁻⁻14। सो दिस इज द आंसर बी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन मोल पर लीटर ऑफ, देखो नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन मोल पर लीटर ऑफ 0.001 मोलार एसिटिक एसिड। यहाँ पे ना अल्फा दिया गया है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या दिया गया है, अल्फा दिया गया है। ठीक है, तो आपने क्या कैसे निकालोगे, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है स्टूडेंट, तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, यहाँ पे दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। चलो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसको किस तरीके से करेंगे, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। सो एसिटिक एसिड की बात की गई है, CH3COOH, ये टूटेगा क्या देगा स्टूडेंट, CH3CO माइनस एंड H+। ठीक है, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.001, तो सेम वही, अगर ये एक है तो ये भी क्या होगा एक, तो H+ का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.001। सो मैंने अभी एक फॉर्मूला पिछले पार्ट में बताया है, H+ का अगर इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका स्टूडेंट्स 0.001, 0.001 इंटू अल्फा इज इक्वल इज दिया हुआ है 0.134, तो 0.134 दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 134 इंटू 10⁻⁻3, सो दैट इज द आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व, ठीक है, ये हो जाएगा, बस खाली पॉइंट शिफ्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बात करते हैं। 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा ऐसा है जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एग्जांपल नहीं है। तो NH4Cl को बात करते, ये तो है, देखो NH4OH मिलेगा, HCl मिलेगा, सो ये तो है। NH4 ये भी, HNO3 ये भी है। कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें तो क्या मिलने वाला है आपको, तो इसमें से कौन सा, दिमाग लगाइए क्या होगा आंसर इसका। तो इसको ना पानी के साथ रिएक्ट कर करके देखिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे HCl मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे HNO3 मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे H2SO फिर मिल जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड कॉपर सल्फेट में। तो अगर हम सोडियम सल्फेट की बात करें, सोडियम सल्फेट की बात करें स्टूडेंट, वीक बेस, तो एक मिनट, सोडियम सल्फेट है, सो व्हेन यू डिजोल्व इन वाटर वी विल गेट NaOH plus H2SO4. So this is in a strong base and strong acid. So correct answer is sodium sulfate because it is an example of a strong base and strong acid. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड। स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड की अगर हम बात करें
कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, ये H2SO4 है, डायबेसिक बोला है ना, तो कम से कम 2 H तो होंगे। ये टूटेगा तो क्या देगा, 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस एन। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट कितना है, 0.01 है। ठीक है, H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है स्टूडेंट, 0.01 है। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.01। सो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया 0.02 पे, ठीक है ना। पीएच आपसे पूछ रहा है, सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, सो माइनस लॉग बेस 10 H प्लस कितना है, 0.02। सो माइनस, सो H प्लस कितना है स्टूडेंट, हो गया 0.02। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, माइनस को बाहर रखिए, सो ये हो जाएगा log 2 की वैल्यू होती है 0.3। सो दिस इज प्लस, दिस इज -2। ठीक है, सो -2 माइनस माइनस 1.7, ये हो जाएगा 1.7। तो द करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक और देखिए, 23 में क्वेश्चन पूछा था, which salt from following forms aqueous solution having pH, aqueous solution having pH less than 7 मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या आना चाहिए, एसिडिक आना चाहिए। less than 7 का मतलब है कि सॉल्यूशन क्या आना चाहिए, इट कम्स आउट टू बी एसिडिक। ट्राई करिए, सबका डिसोसिएशन पहले देखिए, सबका ना आपको डिसोसिएशन आपने लिखना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करिए स्टूडेंट्स को, बस कुछ नहीं, खाली आपको ये पहचानना है कौन सा किस टाइप का सॉल्ट है, दैट्स इट। ठीक है, देखो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कॉपर सल्फेट को लूँ एग्जांपल के तौर पे, तो कॉपर सल्फेट क्या मिलेगा आपको, कॉपर पानी में जब आप कॉपर सल्फेट को ऐड करते हो, सो इट प्रोड्यूसेस कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। अब देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड मिला है और ये है वीक बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड मिला है यहाँ पे, क्या मिलने वाला स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एसिड मिला है, तो सॉल्यूशन का पीएच होगा लेस देन पीएच होगा, तो करेक्ट आंसर दिस वन। ठीक है, चलो उसमें पीएच पे तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने करे हैं, अब एक बार ये वाला कर लेते हैं। हाँ, 39, एसिटिक एसिड डिसोसिएटेड टू 1.20 परसेंटेज इन इट्स 0.01 molar solution, what is the value of its acetic acid dissociated to 1.20 percentage in its 0.01 molar solution। ठीक है, what is the value, ये अच्छा क्वेश्चन, what is the value of dissociation constant, निकालिए स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे ना परसेंटेज डिसोसिएशन दिया हुआ है, ठीक है, के की वैल्यू नहीं दी गई है, के की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला लिखा था, ये जो क्वेश्चन है 39। ठीक है, सो परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100 था। ठीक है, यहाँ पे ना, सो 1.20 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100, सो अल्फा इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 100, अल्फा इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 100। सो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻², ये आ गया स्टूडेंट्स आपका अल्फा। के का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, के का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, सी अल्फा स्क्वायर। सी आपके पास है, कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, अल्फा है 1.2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस बिकम 10⁻² इंटू 1.2 का स्क्वायर इंटू 10⁻², दिस बिकम्स -4 एंड -10⁻⁻6, और ये है 1.44, 1.2 का 1.44 आएगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 1.44 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए स्टूडेंट्स आगे अब देखते हैं फाइंड द सॉल्युबिलिटी। एक क्वेश्चन ये देखते हैं, फाइंड द फाइंड द solubility in terms of mole per liter if the solubility product of silver find the solubility in terms of if the solubility product of silver bromide is 6 point that's this is also a good question on the basis of the solubility product। इसकी बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, हाँ देखो, फाइंड द सिल्वर ब्रोमाइड की बात हो रही है 40 क्वेश्चंस। सो ए जी वी आर है, ए जी बी आर है। सो ये क्या देगा आपको, ए जी प्लस एंड बी आर माइनस ये एस होता है, ये एस होता है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज ए बी टाइप सॉल्ट है तो के एस पी इज इक्वल टू एस स्क्वायर। सो आपसे सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है आपसे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आई थिंक इज गिवन। इफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ठीक है 6.4 इंटू 10⁻⁻13 इज इक्वल टू एस स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सो एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6.4 इंटू 10⁻⁻13। सो आप इसको 64 लिख लीजिए, इसको हो जाएगा 10⁻⁻14, ये बाहर हो जाएगा 10⁻⁻7 √64 8। तो करेक्ट आंसर इट बी। ठीक है, देखो एक चीज़ देखिए स्टूडेंट नोटिस करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही सिंपल। अगर आपको बेसिक और फंडामेंटल लेवल का भी नॉलेज है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, तो ये आराम से ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। 23 में एक और सवाल आया हुआ है, देखो बहुत ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने किया है। वीक एसिड हैज़ अ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻15, कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन इन इट्स के ए दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है एन एट 0.1 मोलर सोल्यूशन। ट्राई करिए स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। 41। चलिए देखिए करिए इसको। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, परसेंटेज डिसोसिएशन आपने निकालना है। देखो परसेंटेज डिसोसिएशन स्टूडेंट अभी देखा था हमने, परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100 था। क्या था, अल्फा इंटू 100 था, बट यहाँ पे अल्फा तो देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या होगा, निकालना पड़ेगा ना, अल्फा नहीं है हमारे पास। के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, सो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाई सी। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट द परसेंट, हाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है 1 इंटू 10⁻⁻5, जबकि कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट कितना दिया है, 0.1। ठीक है, सो 10⁻⁻4 हो जाएगा ये। ठीक है, सो 1 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ठीक हो गया ये। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट जो ये आएगा √1 इज, ये बेसिकली आएगा 10⁻⁻2। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, 10⁻⁻2 अल्फा। सो परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू 10⁻⁻2 इंटू 100। ठीक है, सो ये आता है सिर्फ 1%, कितना आ रहा है, 1। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर स्टूडेंट डी है यहाँ पे। चलिए अब एक बफर सॉल्यूशन वाला स्टूडेंट प्रॉब्लम कर लेते हैं, बफर सॉल्यूशन का। कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ 0.01 मोलर सॉल्ट एंड अ 0.04 मोलर वीक एसिड। पी के ए दिया हुआ स्टूडेंट, क्या दिया हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, पी के ए। ट्राई करिए इसको, हैंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हैंडरसन, सो calculate the pH of a buffer solution containing 0.01 molar and salt and 0.04 molar weak acid। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स को कैसा करेंगे, ये बफर सॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम है। हाँ, सो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया, वीक एसिड का, सो और पी के वैल्यू दिया गया। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। सो पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। पी के देखिए स्टूडेंट यहाँ पे दे दिया है 4.7
4.762, ठीक है। 4.762 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया गया स्टूडेंट, बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 मोलार, और जो हमारा एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.0। तो देखो कैलकुलेशन कितना तेज कर सकते हो, सारा खेल उस पे है। सो प्लस ये हो जाएगा आपका 0.01 है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, 10⁻⁻², 4 × 10⁻³ ठीक। 4.76 प्लस देखिए इसको ये किया जा सकता है, प्लस लॉग 10⁻³ ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट 10/4, ठीक है ना, लॉग 2.5। सो 4.76 प्लस लॉग 2.5 आएगा ये, ठीक है। बस लॉग 2.5 की वैल्यू आपको देखनी है, जो कि होती है 0.398 प्लस 0.398, और दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.4, 4.8 क्या, तो ये जो आंसर आएगा 0.398, 4.76, तो दैट इज आई थिंक 0.4 है, तो ये 5.16 के बराबर आएगा, ठीक है, 5.16। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, सो आगे देखते हैं। देखिए पीएच वाले हमने प्रॉब्लम की है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले पे भी प्रॉब्लम करा हुआ है हमने, ठीक है। हाँ ये वाला प्रॉब्लम करते हैं, 47 कर लेते हैं, देखो 47 करिए। ट्राई 47 प्रॉब्लम नंबर। A buffer solution is prepared by a mixing equimolar acetic acid and sodium acetate. If Ka of a acetic acid is 1.78 into 10 to the power minus, find the pH of a buffer, find the pH of the buffer solution, ठीक है ना। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स K दिया हुआ बट Pk डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। फाइंड द पीएच ऑफ पीएच बफर सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग इक्विमोलर एसिटिक एसिड है। देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा ठीक ठाक वो सवाल है। यहाँ पे क्या बोल दिया है, इक्विमोलर एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिड, मतलब जो एसिड और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन वो बराबर बराबर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने यहाँ सीधा सीधा पहले पीके निकालना है। देखो पीके कैसे निकलता है, पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के, ठीक है। सो माइनस लॉग के है 1.78 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट लॉग टेबल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सो ये जो आएगा अप्रॉक्सीमेटली लॉग 1.78 है, तो लॉग टेबल में आपने देखना पड़ेगा, एक मिनट। हाँ देखो लॉग 1.78 प्लस लॉग 10⁻⁻5, सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। सो ये जो अप्रोक्सीमेटली आएगा वो आएगा 4.75, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली पी के वैल्यू 4.75 आती है, ठीक है। बट वो पीएच निकालना है। सो पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या बराबर बराबर है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाए क्योंकि बराबर है। सो पीएच इज इक्वल टू पी के, और पी के कितना है 4.75, सो आंसर आएगा 4.75, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें बहुत ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो हमने करे हुए हैं पीछे भी, ठीक है, बहुत एकदम सिमिलर, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। सो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड डाइक्लोराइड, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, देखो ये भी इस प्रकार का भी क्वेश्चन किया हुआ है। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट बहुत ही ये एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं 53। अब बफर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं स्टूडेंट, सॉल्व करिए। A buffer solution is prepared by a mixing 0.1 molar ammonia solution, 0.2
0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, व्हाट इज द पीकेबी टू मेंटेन एट, मतलब पीएच दे दिया है, क्या दिया गया स्टूडेंट, पीएच दे दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्टली पीएच को दे दिया गया है। तो बट याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे एक फंसाने वाली, सॉरी, पीओएच दिया है, सो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है। और पीओएच दिया गया है 6, पीकेबी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय मिक्सिंग 0.1, तो अमोनिया सॉल्यूशन में 0 पॉइंट अमोनियम क्लोराइड, तो 0.25 इज द 0.25। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 0.1 है, ठीक है, 0.1, ठीक। सो तो ये कितना हो जाएगा आपका पीकेबी 6, पीकेबी पहले लॉग से निकलिए 0.25, तो अगर एक तो लॉग 2.5 आ जाएगा ये अगेन, ठीक है, लॉग 2.5 अगेन, यहाँ पे कितना था 0.3979 था ये, सो पीकेबी प्लस 0.39 या 0.4 ले लो अप्रोक्सीमेटली, तो 6 में से निकालोगे तो पीकेबी जो आएगा 0.4 ले लीजिए इसको अप्रोक्सीमेटली, 6 में 0.4 माइनस 5.6 ए है इसका आंसर, ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट। सो दिस इज द, तो ये आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, इसी प्रकार के जो क्वेश्चंस हमने करे हैं ये सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं इस पीडीएफ में, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स, ओके। सो थैंक यू।